Hello everyone. It's a 10th lecture of Indian Penal Code, and in today's lecture we'll be starting with a very important topic called general exceptions. आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जनरल एक्सेप्शंस. चैप्टर 4 के अंदर जनरल एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन 76 टू सेक्शन 106. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज के लिए, राइट? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जनरल एक्सेप्शंस क्या होते हैं. ओके, सी general exceptions as I told you that under chapter 4 of IPC from section 76 to section 106 general exceptions दिए हुए हैं. सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 106 तक जनरल एक्सेप्शंस दिए हैं चैप्टर 4 के अंदर, एंड सेक्शन 96 टू सेक्शन 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिए हुए हैं. सेक्शन 96 टू सेक्शन 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिए हुए हैं, और उससे पहले बाकी जनरल एक्सेप्शंस हैं, राइट? सो चैप्टर 4 के अंदर ये सब आता है, राइट? जनरल एक्सेप्शंस ये आईपीसी पे, पूरे के पूरे आईपीसी पे अप्लाई होता है, राइट? और एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? एक्सेप्शंस का मतलब है दैट इफ अ पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, if a person has committed an act or illegal omission which is an offense according to Indian Penal Code, जो कि एक offense है, अगर उसका ये act या illegal omission मतलब उसका ये offense अगर general exceptions में fall करता है, if it falls somewhere around or somewhere in between section 76 to section 106, इसका मतलब ये होगा that this person shall not be punished. This person will not be liable for that particular offense which he has committed. उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो लाइबल नहीं होगा, राइट? तो ये मतलब है जनरल एक्सेप्शंस का. एंड जनरल एक्सेप्शंस यू ऑलवेज हैव टू रीड विद सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. हमेशा आपको जनरल एक्सेप्शंस को सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ पढ़ना है, बिकॉज सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट देयर इज नो सर्कमस्टेंस ऑफ एनी एक्सेप्शन और प्रोवाइज और जनरल एक्सेप्शंस. कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि किसी भी तरीके की एक्सेप्शंस या प्रोवाइजो या फिर जनरल एक्सेप्शंस नहीं एग्जिस्ट करती है, राइट? कोर्ट ये मान के चलता है कि किसी भी तरीके की एक्सेप्शंस नहीं है, किसी भी तरीके के प्रोवाइजोस जनरल एक्सेप्शंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ये क्यों है? ऐसा क्यों लिखा हुआ है सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर? सी, ये ऐसा इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिफेंस, एंड दिस बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द डिफेंस और ऑन द अक्यूज्ड साइड इज स्ट्रिक्टर. बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत हार्ड है, इसलिए उस बर्डन ऑफ प्रूफ को अक्यूज्ड के ऊपर, क्योंकि देखो अगर कोर्ट पहले ही मान के चलेगा ये चीज़ कि जनरल एक्सेप्शंस हैं, तो फिर उससे क्या होगा? उससे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. ए हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, ए हैज़ कमिटेड द मर्डर ऑफ बी, ए ने बी का मर्डर कमिट कर दिया है, और ए अभी क्या होगा? अगर कमिट कर दिया है ए ने बी का मर्डर, तो स्टेट वर्सेस ए मर्डर का केस चलेगा, राइट? ए कहाँ क्या है यहाँ पे? ए इज एन अक्यूज्ड, ए अक्यूज्ड है, डिफेंस ले रहा है. अब वो डिफेंस ले रहा है अक्यूज्ड, ए कह रहा है दैट इसका लॉयर ये डिफेंस ले रहा है ए का, दैट ए इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. A is a person of unsound mind and his matter falls under general exceptions. Then A is not liable for the offense which he has committed. A का लॉयर कह रहा है कि जो A है, जो accused है, वो unsound mind का पर्सन है, वो एक insane पर्सन है, एक lunatic पर्सन है, एक पागल इंसान है. तो अगर वो unsound mind पर्सन है तो उसका जो मैटर है वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करेगा और वो लायबल नहीं है, उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए,
ना ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये जो इस बात को प्रूव करना है कि इसका मैटर जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है, ये किसके ऊपर है? ऑब्वियसली दिस इज ऑन अक्यूज, दिस इज ऑन द डिफेंस साइड, दिस इज ऑन दिस द लॉयर ऑफ द अक्यूज्ड। ये अक्यूज्ड के ऊपर पूरा का पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ है, एंड दिस इज अ स्ट्रिक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ, राइट? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट देयर इज नो सर्कमस्टांस ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। कोर्ट तो ये मान के चलता है कि कोई भी जनरल एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी प्रोवाइजो नहीं है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंस के ऊपर स्ट्रिक्टर है। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिफेंस, इज ऑन द अक्यूज्ड, एंड दिस बर्डन ऑफ प्रूफ इज स्ट्रिक्टर। दिस इज वेरी हार्ड। अब इसको डिफेंस को, अक्यूज्ड को प्रूव करना है कि हाँ, ये जो मैटर है ये जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है। इसलिए आपको सेक्शन 105 में सिर्फ जनरल एक्सेप्शंस नहीं लिखा है, ये बोलता है कि कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी प्रोवाइजो या कोई भी जनरल एक्सेप्शंस वो नहीं होती है, वो एग्जिस्ट नहीं करते। देयर इज द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट देयर इज नो सर्कमस्टेंस ऑफ एनी एक्सेप्शन और प्रोवाइजो और द जनरल एक्सेप्शंस। कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि देखो एक तो हो गया रीजन इसके पीछे, सेक्शन 105 के पीछे एक तो रीजन ये है दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज स्ट्रिक्टर ऑन द डिफेंस साइड, इज स्ट्रिक्टर ऑन द अक्यूज्ड। सेकेंड रीजन ये है दैट द कोर्ट शैल नॉट सुओ मोटो कंसिडर द जनरल एक्सेप्शंस। कोर्ट खुद से जनरल एक्सेप्शंस को कंसिडर या फिर उसको नहीं अप्लाई करने लग जाए, इसके लिए भी सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट यही प्रिज्यूम करके चलेगा कि कोई भी एक्सेप्शंस या जनरल एक्सेप्शंस या प्रोवाइजो नहीं है। अब डिफेंस को या फिर अक्यूज्ड उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो ही डिफेंस लेगा कि जी मेरा तो बेटर ये है, मैं लायबल नहीं हूँ क्योंकि मैं तो माइनर हूँ, मैं या इनसेन हूँ या जो भी है, राइट? सो ये दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट there is no circumstance of exception, proviso और general exceptions, right? कोर्ट मानेगा, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कोई भी एक्सेप्शन या प्रोवाइजो वगैरह या एक्सेप्शंस नहीं है। नाउ बर्डन ऑफ प्रूफ इससे होगा क्या? इससे बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन अक्यूज्ड विल बी स्ट्रिक्टर। बर्डन ऑफ प्रूफ इस बात को प्रूव करने का जो पूरा का पूरा बर्डन है वो किसके ऊपर है? अब अक्यूज्ड के ऊपर है। वही कह रहा है कि जी मैं तो ये हूँ, मेरा तो मैटर जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, मैं या तो माइनर हूँ या मैं अनसाउंड माइंड हूँ या मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना यूज़ किया है उस टाइम, राइट? तो अक्यूज्ड को ही प्रूव करना है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ स्ट्रिक्टर है। दूसरा है कि कोर्ट शैल नॉट सुओ मोटो कंसिडर और अप्लाई द जनरल एक्सेप्शंस। सुओ मोटो खुद से, ऑन इट्स ओन, कोर्ट खुद से नहीं ये अप्लाई करने लग जाए कि भाई जनरल एक्सेप्शन में मैटर आ रहा है और खुद ही बिना डिफेंस लिए कोर्ट ने अप्लाई कर दिया, नो। तो इन दोनों चीज़ों के लिए वी हैव सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड यू हैव टू रीड सेक्शन 105 along with सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आप सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट को सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ आपको पढ़ना है, जहां पे may presume, shall presume और conclusive proof, ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। प्रिजम्पशन सेक्शन 4 में है और उसके साथ आपको सेक्शन 105 को पढ़ना है। और जनरल एक्सेप्शंस या कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी प्रोवाइजो कोर्ट ये मान के चलता है कि नहीं एग्जिस्ट करती है और हमेशा आपको जनरल एक्सेप्शंस को चैप्टर 4 को, सेक्शन 76 टू सेक्शन 106 को सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ पढ़ना है, राइट? ओके, तो
ये तो बात होगी जनरल एक्सेप्शंस के कि आपको इसको कहाँ से कनेक्ट करना है, किसके साथ इंटरलिंक करना है कंप्लीट चैप्टर को। आज की क्लास में हम सबसे पहला सेक्शन जो पढ़ेंगे और समझेंगे वो है सेक्शन 84। सेक्शन 84 को हम पहले पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या है। इट टॉक्स अबाउट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक अनसाउंड माइंड का एक पर्सन है जो कि अनसाउंड माइंड है, जो कि जिसको आप हिंदी में पागल बोल सकते हो, या फिर आप इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो ल्यूनैटिक, या फिर ल्यूनैटिक बोल दो, या फिर इनसेन पर्सन बोल सकते हो, अनसाउंड माइंड पर्सन बोल सकते हो, राइट। अगर उसने कोई एक्ट किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो वो फॉल करेगा सेक्शन 84 में, जनरल एक्सेप्शंस में, एंड दिस पर्सन विल नॉट बी लायबल फॉर दैट, ही विल नॉट बी पनिश्ड फॉर दैट। ये कहता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक बार इसको पढ़ते हैं सेक्शन को, फिर इसको डाइसेक्ट करेंगे, समझेंगे क्या लिखा हुआ है सारा का सारा। ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस। शुरुआत ही कैसे हुई है देखो, शुरुआत में ही लिख दिया है नथिंग इज एन ऑफेंस, तो मतलब कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं अनसाउंड माइंड पर्सन की। शुरुआत में ही आपको पता चल गया है कि अनसाउंड माइंड पर्सन ने अगर कोई काम किया है, कोई ऑफेंस किया है, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस, राइट। ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. Nothing is an offense, कोई भी offense नहीं होगा, which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act. अगर कोई पर्सन है जो कि जिस टाइम उसने जो एक्ट किया है, उसने एक एक्ट किया है, और जिस टाइम उसने वो एक्ट किया है, द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट इज इनकेपेबल ऑफ knowing the nature of that act by reason of unsoundness of mind, क्योंकि unsoundness of mind के कारण, by reason of unsoundness of mind, he is incapable of knowing the nature of the act. वो जो एक्ट उसने किया है उसके नेचर को समझने में ही इनकेपेबल है। और ये कब बात हो रही है? एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट। तो अगर ऐसा है देन नथिंग इज एन ऑफेंस, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब उसने वो एक्ट किया है उस टाइम अगर वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसके पहले वो अगर साउंड माइंड है, या फिर वो एक्ट करने के बाद साउंड माइंड है, बिफोर और आफ्टर को नहीं की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट है, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। वो इनकेपेबल है उसके जो एक्ट उसने कमिट किया है उसके नेचर को समझने के लिए। इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर कॉन्ट्रारी टू लॉ और रॉन्ग, या फिर उसको वो ही इज इनकेपेबल ऑफ knowing that whatever he is doing is wrong or contrary to law. वो he is incapable of knowing this. वो केपेबल नहीं है, उसको नहीं पता है कि जो भी वो कर रहा है वो रॉन्ग है या फिर वो कॉन्ट्रारी टू लॉ है। अगर ऐसा है तो दिस एक्ट वुड फॉल अंडर सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पीनल कोड, एंड this will not be an offense, because it is written nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either contrary to law or wrong, right? So मैं एक बार लिख देता हूँ, nothing is an offense
which is done by a person who at the time of doing it is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. ठीक है, ये ऑफेंस नहीं होगा क्या? विच इज डन बाय अ पर्सन, जो कि एक पर्सन ने किया है, हु, जो कि क्या है, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब उसने ये एक्ट किया है, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट. वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो पर्सन ये एक्ट करने से पहले, ये ऑफेंस करने से अगर पहले, बिफोर द डूइंग ऑफ दैट एक्ट, इफ ही वाज अ साउंड माइंड पर्सन, और if he was a sound mind person after the doing of this act, तो ये चीज़ें नहीं कोर्ट कंसिडर करेगा कि वो पहले साउंड माइंड का था या फिर वो एक्ट करने के बाद साउंड माइंड का हो गया. नहीं, एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट अगर ये पर्सन अनसाउंड माइंड है, इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो इसका मतलब क्या है कि ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. जो उसने एक्ट किया है, ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट. ही इज इनकेपेबल, वो सक्षम नहीं है उस एक्ट के नेचर को समझने के लिए. उसको नहीं पता वो जो कर रहा है वो क्या है, वो क्या एक्ट है, वेदर इट इज रॉन्ग और इट इज कॉन्ट्रारी टू लॉ, कि ये गलत काम कर रहा है, ये कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि कॉन्ट्रारी टू लॉ है, जिसको कि लॉ मना करता है, प्रोहिबिट करता है, जो कि एक ऑफेंस है. अगर ऐसा है तो इसका मतलब है सेक्शन 84 इसको कवर करेगा. दिस विल फॉल अंडर सेक्शन 84 एंड दिस पर्सन इज नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट बिकॉज इट इज रिटर्न नथिंग इज एन ऑफेंस. ये बर्डन ऑफ प्रूफ है किसके ऊपर, इसको कौन प्रूव करेगा? ऑब्वियसली अक्यूज्ड ही तो कह रहा है, मतलब डिफेंस ही तो कह रहा है कि भाई मेरा जो डिफेंस कह रहा है, अक्यूज्ड कह रहा है कि ऑब्वियसली इफ ही इज एन इनसेन पर्सन, तो उसका लॉयर बोलेगा ना, डिफेंस लेगा कि जी ये तो पागल है, ये तो इडियट है, ये तो इनसेन पर्सन है, ल्यूनाटिक है, तो ये इसको तो पता ही नहीं था इसने जो किया है, इसको नहीं पता था कि ये जो कर रहा है ये ऑफेंस है. He was incapable of knowing the nature of the act at the time of doing that act, at the time of committing that offense. He was incapable at the time, right? उस टाइम, before और after की बात नहीं हो रही है. At the time of doing the act, at the time of committing the offense, he was incapable of knowing the nature of the act. उस एक्ट के नेचर को समझने के लिए इनकेपेबल था उस टाइम. और what he is doing is either contrary to law or is wrong, कि ये गलत है या फिर contrary to law है. He was incapable of knowing that, उसको नहीं पता था. अगर ऐसा है तो this will fall under section 84 and this will not be an offense. The person will not be liable for any punishment, उसको punishment नहीं मिलेगी. Right, यहाँ पे एक चीज़ है कि एक क्वेश्चन है एक्चुअली, या फिर आप इसको ऐसे ही मान लीजिए, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं. जो हमारे इररेजिस्टिबल इम्पल्स होता है, और क्वेश्चन मान लेते हैं इसको, विल द इररेजिस्टिबल इम्पल्स फॉल अंडर section 84 of Indian Penal Code? Will irresistible impulse fall under section 84 of Indian Penal Code? जो irresistible impulse होता है, क्या वो section 84 में fall करेगा कि नहीं करेगा?
ये क्वेश्चन है। अब इररेजिस्टिबल का मतलब क्या होता है? विच कुड नॉट बी रेजिस्टेड, जिसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते हो। और इम्पल्स का मतलब क्या होता है? एंगर, could not be resisted, राइट। तो मतलब जो बहुत ज्यादा गुस्सा अभी कभी आपको आ जाता है, इररेजिस्टिबल इम्पल्स आपको हो जाता है, राइट। आपको इतना गुस्सा आ जाता है कभी कभी किसी सिचुएशन में दैट दिस इज यू कुड नॉट रेजिस्ट दैट, आप उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते हो। दिस इज कॉल्ड इररेजिस्टिबल इम्पल्स। और एक पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया और वो कहता है कि जी मैं गुस्से में पागल हो गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझसे बस ये हो गया, राइट। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा उसने दिला दिया था, मुझे इतना ज़्यादा उसने प्रोवोक कर दिया था, मुझे इतना ज़्यादा उसने भड़का दिया था, कोई ऐसी चीज़ कर दी थी कि मैं अपने आपे से बाहर निकल गया था, मैं पागल हो गया था। This was my state of mind at the time when I committed this act, and please don't punish me for this, बिकॉज मुझे नहीं पता था। मुझे आप पनिशमेंट में मत दीजिए जज साहब, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मैं पागल हो गया था उस टाइम, मुझे इतना गुस्सा आ गया था, मैं अपने आपे में नहीं था, मैं अपने होश व हवास में नहीं था। तो क्या सेक्शन 84 इररेजिस्टिबल इम्पल्स को कवर करता है? क्या ये मैटर सेक्शन 84 में फॉल करेगा? द आंसर इज नो, नहीं, ये नहीं फॉल करेगा। Because section 84 talks about medical unsoundness and the legal unsoundness. लीगल अनसाउंडनेस के साथ साथ मेडिकल अनसाउंडनेस भी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, जब आपने वो एक्ट किया है। एंड इररेजिस्टिबल इम्पल्स इज नॉट अ मैटर ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, बट यस, you can get a defense in which the liability can be reduced to a certain level, to a certain extent. लेकिन आप कह सकते हो कि देखो, आपको जनरल एक्सेप्शंस का तो सेक्शन 84 का तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट आपकी लाइबिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड, द लाइबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। वो कहाँ पे? जैसे कि अगर मैं बात करूं मर्डर की, राइट, if I'll talk about murder, then under section 300 exception number 1, sudden and grave provocation, अगर सेक्शन 300 में जहां पे मर्डर को डिफाइन किया गया है, एक्सेप्शन 1 कहती है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, के ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन थी, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रोवोकेशन थी। प्रोवोकेशन मतलब भड़का दिया किसी ने आपको और बहुत ग्रेव था वो, ठीक है, और वो सडन था एकदम से, राइट। और उसमें आपने क्या किया? उस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में यू हैव कमिटेड द मर्डर ऑफ दैट पर्सन, राइट। तो उसमें क्या होगा? वो दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ जनरल एक्सेप्शन, वो जनरल एक्सेप्शन का मैटर नहीं है, बट वहां पे आपकी जो लाइबिलिटी है, जो पनिशमेंट है, वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, वो आपको कम मिलेगी इफ इट फॉल्स अंडर एक्सेप्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 300 विच टॉक्स अबाउट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। लिख देता हूं मैं आपको देखो, सेक्शन 84 तो में तो ये नहीं आएगा। Irresistible impulse will not fall under section 84. You will not get the benefit of general exceptions. You will not be released, right? आपको ऐसा नहीं है कि रिलीज कर दिया जाएगा, पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा इन केसेस ऑफ irresistible impulse. बट अगर ये ऐसा है, अगर ये irresistible impulse ऐसा कुछ है जो कि, अगर मैं बात करूं एक्सेप्शन 1 of section 300 IPC, अगर एक्सेप्शन 1 of section 300 है which talks about grave and sudden provocation, तो फिर आपकी लाइबिलिटी मतलब आपकी पनिशमेंट थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी। अगर ये मैटर है एक्सेप्शन नंबर 4 ऑफ सेक्शन 300, एक्सेप्शन नंबर 4 ऑफ सेक्शन 300 IPC, तो भी आपकी लाइबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये कहता है सडन फाइट, आप कहीं जा रहे थे
और बीच में आपकी एकदम से किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में आप उसको इतना मार देते हो, किसी चीज़ से मार देते हो या आप उसको इतना बुरी तरीके से पीट देते हो कि उसकी डेथ हो जाती है, मतलब आप एक तरीके से उसका वॉलंटरी यू कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन, you've committed the murder of that person, that will fall under section 300 exception number 4. यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी पनिशमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी। सडन फाइट का केस अगर है, अगर मैटर है सेक्शन 334 का, इफ इट इज अ मैटर ऑफ सेक्शन 334 which talks about voluntary causing hurt on provocation, अगर आपने voluntary, it talks about voluntary causing hurt on provocation, किसी ने आपको प्रोवोक किया और आपने वॉलेंट्री उसको हर्ट कोज कर दिया, तो आप सेक्शन 334 में मैटर फॉल करेगा। सी इंटेंशनली नहीं कर रहे आप कर रहे हो वॉलेंट्री, और ये प्रोवोकेशन पे आप कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस ऑन प्रोवोकेशन। किसी ने आपको गाली दी बहुत गंदी, किसी तरीके से आपको प्रोवोक किया और उसमें आपने क्या किया, उस प्रोवोकेशन की वजह से आपने उसको हर्ट कोज कर दिया, राइट। तो यहाँ पे 334 में मैटर आएगा आपका, और आपको पनिशमेंट, अगर आपने आप किसी ने आपको कुछ नहीं कहा, जानबूझकर बिना विदाउट एनी प्रोवोकेशन यू कॉज्ड हर्ट टू समवन, तो वहाँ पे आपको पनिशमेंट ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने प्रोवोकेशन पे किया है, इफ़ यू हैव कॉज्ड हर्ट वॉलंटरीली on provocation, then your matter will fall under section 334 and you will be liable for a lesser punishment as compared to the previous one, जिसके में कि आपने बिना प्रोवोकेशन के आपने उसको हर्ट कोज किया है। अगर आपका मैटर सेक्शन 335 में फॉल करता है तो आपको कुछ आपकी लाइबिलिटी कम होगी, यू विल बी गिवन अ लेसर पनिशमेंट। इट टॉक्स अबाउट वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया है प्रोवोकेशन में, किसी ने आपको प्रोवोक किया और आपने उसका सर फाड़ दिया, आपने उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया, तो वहां पे आपका मैटर सेक्शन 335 में फॉल करेगा एंड यू विल बी गिवन अ लेसर पनिशमेंट एज कंपेयर टू दी, अगर आपने इस ऑफेंस को बिना किसी प्रोवोकेशन के किया होता, आपको किसी ने प्रोवोक नहीं किया और आपने किसी का सर फाड़ दिया, तो इन दैट केस यू विल बी गिवन मोर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एज कंपेयर टू दिस वन, जो कि आपने प्रोवोकेशन पे, किसी के भड़कावे पे, आपने भड़काने के बाद आपको किसी ने गाली दे दी, किसी ने आपको धक्का दिया ऐसा कि आप गिर गए, उसके बाद आप उठे और आपने उसको दे धड़ाधड़ छेद दिया पूरा, राइट। सो ये सारे अगर इस तरीके का अगर कुछ है, तो अगर इररेजिस्टिबल इम्पल्स, बहुत आपको गुस्सा आया, राइट, अगर आपको इररेजिस्टिबल इम्पल्स है, इफ इट इज अ मैटर ऑफ इररेजिस्टिबल इम्पल्स दैट विल नॉट फॉल अंडर सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जनरल एक्सेप्शंस विल नॉट कवर इट, बट यहां पे कहीं पे अगर आपका मैटर फॉल कर सकता है और आपको यू विल बी गिवन अ लेसर पनिशमेंट, आपको आपकी जो लाइबिलिटी है दैट कैन बी रिड्यूस टू अ सर्टेन लेवल, वो थोड़ी सी कम हो सकती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट। नाउ द second section for today's class is section 85. section 85, section 85, ये क्या कहता है? ये कहता है act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication against his will. अगर किसी ने कोई एक्ट करी है बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, कोई नशा उसने किया हुआ है, ठीक है, और उस नशे के स्टेट ऑफ माइंड में, इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस, ही हैज कमिटेड एन एक्ट और इलीगल ओमिशन विच इज एन ऑफेंस एज पर द इंडियन पीनल कोड। उसने कोई एक्ट कर दिया, कोई इलीगल ओमिशन कर दिया जिसको कि आईपीसी में ऑफेंस करार दिया गया है, तो दैट विल बी कवर्ड बाय सेक्शन 85। इफ द थिंग
which has been administered to him, or the thing which intoxicated him is administered against his will or without his knowledge, then his matter will fall under section 85 and he will not be liable for any kind of punishment. अगर उसको जो इंटॉक्सिकेट किया, उसका जो इंटॉक्सिकेशन है, इंटॉक्सिकेशन, if it is against his will or without his knowledge, then section 85 will apply and he will not be liable for any punishment. Against his will or without his knowledge. देखो, किसी एक ए है, वो किसी पार्टी में गया हुआ है, ठीक है, और वो शराब नहीं पीता है, मान लेते हैं वो शराब नहीं पीता या पीता भी है, तो उस दिन उसने शराब नहीं पी, उसके फ्रेंड्स आते हैं और ज़बरदस्ती उसको पकड़ते हैं पीछे से, 3 फ्रेंड्स ने पीछे से पकड़ लिया और एक ने उसके मुंह में बहुत सारी शराब डाल दी, ठीक है, अब वो नशे में है, बहुत ज़्यादा नशे में है, उसको फिर से उन्होंने पिला दी ज़बरदस्ती, अगेंस्ट हिज विल, ठीक है, अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के अनुसार अगेंस्ट उसको इसके दोस्तों ने पिला दी। अब ये बहुत ज़्यादा नशे में है और इसने क्या किया, यहाँ पे एक पार्टी में एक देयर वाज अ गर्ल, उसके साथ इसने ही फिजिकली असॉल्टेड दैट गर्ल, पार्टी में एक लड़की थी, उसको इसने फिजिकली असॉल्ट कर दिया, राइट। इफ ही प्रूव्स इन द कोर्ट दैट I committed this act, this physical assault of this girl in the state of intoxication, and this thing which intoxicated me was administered to me against my will, और ये जो चीज़ है जिससे मैं इंटॉक्सिकेट हुआ हूँ, जिससे मैं नशे में हुआ हूँ, ये मेरी विल के अगेंस्ट मुझे कंज्यूम करवाई गई थी। दिस वॉज एडमिनिस्टर्ड टू मी अगेंस्ट माई विल, मेरी इच्छा के बिना मुझे ये कंज्यूम करवाई गई थी। मीन्स ये एक इनवॉलंटरीली, मैंने जानबूझ के, मैंने वॉलंटरी नहीं किया, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन नहीं है, दिस इज एन इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, दिस इज अगेंस्ट माई विल, दिस इंटॉक्सिकेशन, द थिंग विच intoxicated me was administered against my will, तो फिर उसको सेक्शन 85 का डिफेंस मिल जाएगा, his matter will fall under section 85 and he will not be liable for the punishment of physical assault, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, राइट। अगर उसके विदाउट हिज नॉलेज उसने कोई एक्ट या ऑफेंस किया है, एक्ट और इलीगल ओमिशन विच इज एन ऑफेंस, मतलब अब यहाँ पे यही बंदा है, मान लेते हैं यही एग्जाम्पल है, पार्टी में गया हुआ है, इसका एक दोस्त है बी एंड ही डजंट लाइक ए, इसको ए नहीं पसंद है, वो इससे बहुत जलता है बी, तो ये क्या करता है, ये कोल्ड ड्रिंक में कोई ड्रग्स मिलाता है और ए को देता है कि भाई पी ले इसको, ये बहुत बढ़िया ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है और एक मज़ा आएगा तेरे को पी के, एवरीबडी इज हैविंग इट एंड इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी है, ठीक है। ए डज नॉट नो दैट बी हैज मिक्स्ड सर्टेन ड्रग्स इनटू इट, ए को नहीं पता कि बी ने इसमें कोई ड्रग्स डाल दिया है, कोई इंटॉक्सिकेशन सब्सटेंस उसमें ऐड कर दिया है, और ए कंज्यूम्स इट, और ए उसको पी लेता है। अब वो नशे में है, ही इज इंटॉक्सिकेटेड नाउ, एंड मान लीजिए उसने अब ये ऑफेंस कमिट किया है, देन इफ ही प्रूव्स इन द कोर्ट that at the time of doing this act he was incapable of knowing the nature of the act, or whatever he is doing is either wrong or contrary to law, by reason of intoxication, and this intoxication, the thing which intoxicated me, was administered without my knowledge,
मुझे नहीं पता था, मेरी नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि मैं ये जो चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ इससे मैं इंटॉक्सिकेट हो जाऊँगा, इससे मैं नशे में हो जाऊँगा, मुझे नहीं पता था। दिस वॉज एन इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, ये एक इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है था। दिस वॉज नॉट अ वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, ये एक वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन नहीं था। अगर ये प्रूव किया कर देता है ए, then his matter will fall under section 85 and he will not be liable for the offense of physical assault। ठीक है, आप समझ गए अभी। So section 85 बात करता है act done by a person incapable of judgment। ये पर्सन एक पर्सन है जिसने एक्ट कमिट किया है, कोई ऑफेंस किया है, एंड दिस पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ जजमेंट। वही सेम लैंग्वेज यूज करिए जो सेक्शन 85 में है। इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट or that he is doing what is either wrong or contrary to law। जो वो कर रहा है उसको he is incapable of knowing the nature of that act, उसको नहीं पता जो कर रहा है उसका नेचर क्या है, वो क्या एक्ट है। ठीक है, सेक्शन 84 में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से उसको नहीं पता कि वो ल्यूनाटिक है, वो इनसेन है, वो अनसाउंड माइंड पर्सन है, इसलिए उसको नहीं पता कि वो जो कर रहा है द नेचर ऑफ the act he does not know in section 84 by reason of unsoundness of mind। और यहाँ पे उसको नहीं पता he is incapable of knowing the nature of the act whatever he is doing by reason of intoxication। intoxication की वजह से उसको नहीं पता, nature of the act का नहीं पता, या फिर जो वो कर रहा है whether it is wrong or not उसको ये नहीं पता by reason of intoxication। whether it is an offense it is contrary to law इसको नहीं पता, क्यों नहीं पता, by reason of intoxication, नशे की हालत में, इसलिए उसको नहीं पता। and this intoxication, this thing which intoxicated him was administered to him either against his will or without his knowledge। कि जिस चीज़ ने इसको इंटॉक्सिकेट किया है, नशे में किया है, वो या तो इसकी विल के अगेंस्ट इसको एडमिनिस्टर कराई गई है, इसको कंज्यूम कराई गई है, या फिर इसकी नॉलेज के बिना। मतलब ये वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन नहीं था। दिस वॉज नॉट अ वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, इट वॉज नॉट अ वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। ये एक वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन नहीं था। उसने जानबूझ के नहीं उसको इंटॉक्सिकेट, जानबूझ के उसने नशा नहीं किया था। उसको नॉलेज थी कि जो मेरा दोस्त मुझे पिला रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक कह के मेरे को दे रहा है, उसको पता था कि इसने इसमें ड्रग्स मिलाया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस मस्ट बी एन इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। उसको पता भी नहीं होना चाहिए, या तो उसको पता नहीं था या फिर उसकी दिस वॉज डन अगेंस्ट हिज विल। अगर ऐसा है और उसमें उसने अगर ऑफेंस कमिट किया है, देन हिज मैटर विल फॉल अंडर सेक्शन 85 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड ही विल नॉट बी लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट। उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। राइट, आई बिलीव आपको समझ में आ गया है। यहां पे अभी हम सेक्शन 86 की भी बात कर लेते हैं। सेक्शन 86 ये रूल ऑफ प्रिजम्पशन है। दिस इज रूल ऑफ प्रिजम्पशन। दिस इज रूल ऑफ प्रिजम्पशन। देखो, सेक्शन 86 बात करता है ऑफेंसेस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज committed by a person or committed by one who is intoxicated। अगर कोई ऑफेंस है, आईपीसी के अंदर देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ ऑफेंसेस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस हैं जिसमें आपको मेंसरिया की जरूरत नहीं है, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव इनकी जरूरत नहीं है। और कुछ ऑफेंसेस हैं विच आर फॉल्ट बेस्ड ऑफेंसेस। फॉल्ट बेस्ड ऑफेंसेस हैं जिसमें कि आपको मेंसरिया, इंटेंशन, नॉलेज ये सब प्रूव करना होता है। अगर एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, ये जो लैटिन मैक्सिम है जो कि जनरल प्रिंसिपल है which says that there must be an actus reus and menstria, both these components must be there for an offense। एक ऑफेंस के लिए ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई ऑफेंस है आईपीसी का
जो कि किसी ने कमिट किया है, दिस पर्सन ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस विच इज अ फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी ऑफेंस, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी ऑफेंस मतलब इंटेंशन या फिर नॉलेज उस ऑफेंस के लिए चाहिए. दिस इज एन ऑफेंस, इफ इट इज कमिटेड विदाउट इंटेंशन तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा. एक पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया है. देखो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें कि आपने जो एक्ट या कोई ओमिशन किया है, दे मस्ट बी द गिल्टी माइंड बिहाइंड इट. योर गिल्टी कॉन्शियस मस्ट ऑल्सो बी देयर. आपने गिल्टी माइंड से अगर वो किया है, मेंजरिया अगर आपका है वहां पे, तो वो ऑफेंस माना जाएगा. और अगर आपने वो गिल्टी माइंड से नहीं किया, इनोसेंटली किया है, देन यू विल नॉट बी लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट. मतलब एक्टस रियस भी होना चाहिए प्लस मेंजरिया भी होना चाहिए, है ना. ये कौन से होते हैं, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी. और सिर्फ एक्टस रियस से ही काम चल जाएगा, मेंजरिया की जरूरत नहीं है, कोई इंटेंशन कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है. वो कौन से होते हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस, जैसे कि किडनैपिंग का ऑफेंस होता है, किडनैपिंग फ्रॉम अ लॉफुल गार्जियनशिप, राइट. तो हम बात कर रहे हैं फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी ऑफेंसेस की, जहां पे मेंजरिया इंटेंशन या नॉलेज की रिक्वायरमेंट है. अगर इंटेंशन या नॉलेज नहीं है उस एक्ट को करते हुए, तो फिर वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, राइट. तो सेक्शन 86 उसी की बात करता है, ऑफेंसेस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज committed by one who is intoxicated. एक फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी ऑफेंस किसी ने कमिट किया है, और वो जिसने कमिट किया है वो पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है, वो नशे में है, राइट. क्या कहता है, ऑफेंसेस रिक्वायरिंग a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. जो कि इंटॉक्सिकेटेड है, एक पर्सन है जो कि नशे में है, जिसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिस ऑफेंस के लिए पर्टिकुलर इंटेंट या कि मतलब पर्टिकुलर एक कोई इंटेंशन चाहिए या नॉलेज चाहिए. अगर ये इंटेंशन या नॉलेज नहीं है तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा. तो मतलब इंटेंशन या नॉलेज होनी चाहिए. यहां पे हम बात कर रहे हैं पर्सन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, जो कि नशे में है, राइट. अगर देखो ये कहना क्या चाह रहा है सेक्शन 86, ये कहना चाह रहा है रूल ऑफ प्रिजम्पशन. ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस एक पर्सन ने किया है, ठीक है, अगर कोई फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी का कोई ऑफेंस अगर एक पर्सन ने किया है जो कि इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, मतलब नशे में है वो पर्सन, ठीक है, तो अगर उसने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया है तो ऐसा माना जाएगा एज इफ ही हैड द नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर दैट ऑफेंस. यहां पे प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज है, Under section 86, which talks about the rule of presumption, it says it raises a presumption of knowledge. If a person has committed a fault-based liability offense for which a particular intent or knowledge is required, otherwise it will not be an offense. अगर एक पर्टिकुलर इंटेंशन या नॉलेज नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं होगा. If such kind of offense has been committed by a person who is intoxicated and
If it is proved that this intoxication was voluntary, उसने जानबूझ के नशा किया था, अगर ये प्रूव हो जाता है तो कोर्ट यहां पे प्रिज्यूम करेगा सेक्शन 86 के अंदर कि उसको नॉलेज थी उस ऑफेंस की। प्रिजम्पशन ऑफ इंटेंशन यहां पे नहीं है, प्लीज रिमेंबर माय वर्ड्स, याद रखना हमेशा। यहां पे सेक्शन 86 में प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज है, प्रिजम्पशन ऑफ इंटेंशन नहीं है, राइट। प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज कोर्ट फिर ऐसा मान लेगा कि इसको नॉलेज थी, क्योंकि इसने जानबूझ के, देखो मैं जानबूझकर कोई नशा करता हूं, मैं शराब पी रहा हूं बैठ के यहां पे, या मैं ड्रग्स कर रहा हूं, कुछ भी मैं कर रहा हूं, ठीक है, मैंने जानबूझ के कंज्यूम किया है अल्कोहल या कुछ भी, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, और उसके बाद मैं कोई ऑफेंस कमिट कर देता हूं। तो अगर मैंने जानबूझकर वॉलंटरी अगर मैंने कोई इंटॉक्सिकेट किया अपने आप को, तो फिर अगर मैंने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि मुझे उस ऑफेंस की नॉलेज थी, अगर वो ऐसा ऑफेंस है जिसमें कि नॉलेज या इंटेंशन की जरूरत है। If this offense is an offense for which certain intention or knowledge is required, then the court shall presume that the accused had the knowledge, presumption of knowledge. कोर्ट मान लेगा कि इसको नॉलेज थी। अब उसको क्या प्रूफ करना है, अक्यूज्ड को क्या प्रूफ करना है, that the intoxication, the thing which intoxicated him was administered to him either without his knowledge or against his will. अगर वो ये प्रूव कर देता है कि ये जो जिस चीज से मेरे को नशा हुआ था वो मेरे विल के अगेंस्ट मुझे एडमिनिस्टर कराया गया था, द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड मी वॉज एडमिनिस्टर्ड टू मी विदाउट माई नॉलेज, और इट वॉज एडमिनिस्टर्ड टू मी अगेंस्ट माई विल। जबरदस्ती मुझे किसी ने ड्रग्स कर दिया, मुझे किसी ने शराब पिला दी, ये मेरे विल के अगेंस्ट किया गया, मैं जबरदस्ती किया गया था। दिस वॉज नॉट वॉलेंटरी, वो इनवॉलेंटरी था। तो फिर सेक्शन 86 में प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज नहीं होगी, कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगा कि उसको नॉलेज थी। विदाउट माई नॉलेज, द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड मी वॉज एडमिनिस्टर्ड टू मी विदाउट माई नॉलेज। मुझे पता ही नहीं था कि जो मैं पी रहा हूं, मैं तो उसको कोल्ड ड्रिंक समझ के पी रहा था, मुझे नहीं पता था किसी ने उसमें ड्रग्स मिलाया हुआ है। दिस वॉज विदाउट माई नॉलेज। तो इसका मतलब है कि मैं वॉलंटरी इंटॉक्सिकेट नहीं कर रहा हूं, वॉलंटरी जानबूझ के मैं नशा नहीं कर रहा हूं, मुझे नॉलेज ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, राइट। तो प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज के लिए वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए। अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि ये इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन था, तो फिर प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज कोर्ट नहीं लेगा सेक्शन 86 के अंदर आईपीसी में, एक्सक्यूज मी, राइट। और आप कैसे करेंगे कि इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन था? आप ऐसे प्रूव करेंगे कि जो चीज़ से मुझे नशा हुआ है, चाहे वो शराब है या फिर वो ड्रग्स है या फिर वो कुछ भी ऐसा सब्सटेंस है, वो मेरे विल के अगेंस्ट मुझे एडमिनिस्टर कराया गया था, ज़बरदस्ती मुझे कंज्यूम करवाया गया था, या फिर वो मेरे दैट वॉज एडमिनिस्टर्ड टू मी विदाउट माई नॉलेज। मुझे पता ही नहीं था, मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं थी कि उससे मेरे को नशा हो जाएगा। अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो सेक्शन 86 में द कोर्ट विल नॉट रेज एनी प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज, राइट। एंड दिस इज अ प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज, प्लीज, राइट। नाउ there is a landmark judgment ऑन इंटॉक्सिकेशन के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है। दिस इज बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पैप्सू। दिस इज PEPSU 1956 सुप्रीम कोर्ट का केस है, एंड दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट, बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। बासदेव, दिस इज BASDEV, Basdev versus State of Papsu, this is PEPSU 1956 सुप्रीम कोर्ट। देखो इसमें क्या होता है,
बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके। इसमें क्या होता है, देयर इज एन आर्मी ऑफिसर, एक किसी फंक्शन में गया हुआ है, एंड ही आस्क अ बॉय टू लीव अ चेयर फॉर हिम। एक आर्मी ऑफिसर है, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, वो एक फंक्शन में है, किसी लेट्स सपोज कोई शादी का फंक्शन है, राइट, एंड ही इज रिक्वेस्टिंग और ही जस्ट आस्क्ड, उसने दिस आर्मी ऑफिसर इज इंटॉक्सिकेटेड, उसने शराब पी रखी है, दिस इज अ वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। उसने बैठे हुए थे सारे लोग वहाँ पे, उसके दोस्त, उसके जो भी जहाँ पे भी वो आए हैं, उन्होंने बैठ के जम के शराब पी है, राइट। दिस वॉज अ केस ऑफ वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। वो जाता है वहाँ पे, घूम रहा है, वहाँ पे एक चेयर पे एक लड़का बैठा है, उसको बोलता है कि तू हट यहाँ से, ये चेयर मेरे को दे। Now this boy denies. He does not leave this chair on which he was sitting to this retired officer. वो नहीं देता उसको. Now just because of this thing, this retired officer shot him dead. उसको गोली मार देता है वहीं पे, and this person dies. This boy dies. ये लड़का मर जाता है। अब जो रिटायर्ड ऑफिसर है, he takes the defense of intoxication, that I was intoxicated to that time, at the time of committing this, at the time of shooting this boy, I was intoxicated and I was incapable of knowing the nature of the act which I did that time. I was incapable of knowing the nature of the act. मुझे नहीं पता था मैं जो कर रहा हूँ वो क्या है। I was incapable of knowing that whether it is wrong or contrary to law, कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है। अब इस केस में देखो, अब इस केस में क्या होता है, the retired officer, he takes the defense of section 85, section 85 का डिफेंस लेता है। उसको पता था कि सेक्शन 85 का डिफेंस मेरा बनता है, बनता नहीं है कि मैं ले सकता हूं। उसने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया था, किसी ने उसके विल के अगेंस्ट है, उसकी नॉलेज के उसकी जबरदस्ती उसको नहीं पिलाया था, विदाउट हिज नॉलेज उसको शराब पिलाया था। इट वॉज अ केस ऑफ वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, उसने जानबूझकर पिया, उसको पता था। द कोर्ट हेल्ड दैट द रिटायर्ड ऑफिसर इज लायबल फॉर मर्डर and he will be punished under section 302 of Indian Penal Code. कोर्ट ने उसको सेक्शन 85 का डिफेंस नहीं दिया, because it was a case of voluntary intoxication. He knew that there is a defense, there is a provision in the Indian Penal Code which talks about a defense, which talks about a general exception, कि वहाँ पे मैं उसका डिफेंस ले सकता हूँ कि मैं शराब के नशे में था और मैंने ऐसे किया। कोर्ट हेल्ड हिम लायबल, ही वॉज पनिश्ड, राइट। अब फटाफट से नोट्स पे चलते हैं, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं उनको थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशंस हैं, आप उनको एक बार रीड करेंगे हम, बिल्कुल जो छोटे मोटे डाउट्स अगर रेज हुए हैं आपके माइंड में वो भी क्लियर हो जाएंगे, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नोट्स। General exceptions, chapter 4, section 76 to 106, 76 से 106. Any of the general exception or any other exception or proviso in IPC has always to be read with section 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आपको हमेशा, चाहे वो जनरल एक्सेप्शन की बात हो रही है, चाहे कोई और एक्सेप्शन है या प्रोवाइजो है आईपीसी में, आपको सेक्शन 105 105 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ ही पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, द कोर्ट शैल इन ऑल केसेस प्रिज्यूम, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम that no circumstances of any general exception or exception or proviso existed. कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है, ये मान के चलता है कि कोई प्रोवाइजो, कोई एक्सेप्शन, कोई जनरल एक्सेप्शन नहीं एग्जिस्ट करती है, एक्सक्यूज मी, एंड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ of these general exceptions or exception of the proviso would lie upon the accused. अब accused को प्रूव कर रहे हैं कि ये जनरल एक्सेप्शन या प्रोवाइजो ये
एग्जिस्ट कर रही है, उसका मैटर उसमें फॉल कर रहा है कि नहीं, ये पूरा का पूरा बर्डन किसके ऊपर है, अक्यूज्ड के ऊपर। द इफेक्ट ऑफ द प्रिजम्पशन विल बी, और ये जो 105 सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रिजम्पशन है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, ये मान के चलेगा कि कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी प्रोवाइजो, कोई भी जनरल एक्सेप्शन नहीं है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका फायदा क्या है। द बर्डन ऑफ प्रूफ बिकम स्ट्रिक्टर अपॉन द अक्यूज्ड के ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इस बात को प्रूव करने का कि उसका मैटर, अगर वो डिफेंस ले रहा है कि जनरल एक्सेप्शन में या एक्सेप्शन या प्रोवाइजो में मैटर में उसमें फॉल कर रहा है, तो ये उसके ऊपर स्ट्रिक्टर एक बर्डन है कि उसको प्रूव करना पड़ेगा, सिर्फ उसी को करना पड़ेगा। द कोर्ट विल नॉट सुओ मोटो रेज द पॉइंट ऑफ एनी जनरल एक्सेप्शन और एक्सेप्शन ऑफ द प्रोवाइजो। कोर्ट खुद से सुओ मोटो किसी जनरल एक्सेप्शन को या एक्सेप्शन को या प्रोवाइजो को के पॉइंट को रेज ना करे, अप्लाई ना करे, इसका ये भी एक इफेक्ट है, राइट। सेक्शन 84, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी वो ऑफेंस नहीं होगा विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब उसने वो एक्ट किया है जो कि ऑफेंस है, वो एट द टाइम ऑफ डूइंग इट है, बिफोर या फिर आफ्टर नहीं है। जब उसने वो एक्ट, वो ऑफेंस कमिट किया है उस टाइम बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस माइंड के कारण इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, उसको उस एक्ट का नेचर नहीं पता था, या फिर ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू लॉ। ये बात करता है नेचर ऑफ एक्ट, या फिर ये रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू लॉ। इनकेपेबल ऑफ नोइंग, राइट। उसको बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उस पर्सन को नहीं पता था कि ये जो किया है उसने, उसका नेचर क्या है, ये जो एक्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, जब वो कर रहा था उस एक्ट को, उस टाइम की बात यहाँ पे हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब उसने वो काम किया है, वो ऑफेंस कमिट किया है, उस टाइम उसको नहीं पता था, ही वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर कॉन्ट्रारी टू लॉ और रॉन्ग, कि जो ये कर रहा है उसका नेचर नहीं पता, या फिर ये गलत है, या फिर ये कॉन्ट्रारी टू लॉ है। सी, फॉर सेक्शन 84 टू अप्लाई, द डिफेंस हैज टू प्रूव दैट द अक्यूज्ड वाज इन अ स्टेट ऑफ अनसाउंडनेस एट द टाइम व्हेन ही डिड द एक्ट, दैट इज टू से द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड आफ्टर or before the doing of the act is immaterial for the application of section 84. वो एक्ट करने से पहले, वो ऑफेंस करने से पहले उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, या फिर वो ऑफेंस कमिट करने के बाद, बिफोर और आफ्टर उसका स्टेट ऑफ माइंड इमटेरियल है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट एक्ट, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस, व्हाट वाज हिज स्टेट ऑफ माइंड, ये देखा जाता है आईपीसी के अंदर। और अगर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, if he was incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either contrary to law or wrong by reason of unsoundness of mind, unsoundness of mind के कारण उसको नहीं पता था, he was incapable of knowing the nature of the act or that it is wrong or contrary to law, तो उसको सेक्शन 84 सेक्शन 84 का डिफेंस मिल जाएगा, एंड ही विल नॉट बी लाइबल फॉर द पनिशमेंट। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द डिफेंस एज पर सेक्शन 105, रीड विद सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, आपको सेक्शन 105 को सेक्शन 4 के साथ पढ़ना है, इंडियन एविडेंस एक्ट। द टेस्ट इज of that a reasonable prudent person, that is to say whether a reasonably prudent person would have been incapable of knowing the nature of the act etc in the same circumstances if he had done the same conduct। और हमेशा हम एक reasonably prudent person का को लेते हैं कि अगर उसको सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन में, सेम सर्कमस्टांसिस में डाला जाता, तो क्या वो भी इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर और नेचर ऑफ द एक्ट होता, कि उसको नहीं पता होता कि क्या नेचर ऑफ एक्ट है जो वो कर रहा है, या फिर ये कॉन्ट्रारी टू लॉ है या रॉन्ग है। ये एक हमेशा हम एक पैरामीटर लेके चलते हैं।
The burden of proof is only to prove the incapability and not to prove that the accused did not know. आपको सिर्फ incapability प्रूव करनी है कि incapable था accused उस टाइम जब ये offense act उसने किया. Incapability आपको सिर्फ प्रूव करनी है. Section 84 expressly requires the proof of legal unsoundness mind. Legal unsoundness की बात करता है, लेकिन legal unsoundness के साथ साथ मेडिकल अनसाउंडनेस भी होना चाहिए. मेडिकल अनसाउंडनेस भी होना चाहिए. बट द अक्यूज्ड विल नॉट गेट द डिफेंस इफ ही प्रूव्स ओनली लीगल अनसाउंडनेस, रादर ही हैज टू प्रूव द मेडिकल अनसाउंडनेस एज द केस ऑफ लीगल अनसाउंडनेस. तो लीगल अनसाउंडनेस के साथ साथ मेडिकल अनसाउंडनेस भी होना चाहिए, तभी सेक्शन 84 का डिफेंस मिलेगा, तभी आपको लाइबल नहीं माना जाएगा. सी देयर इज एन इंग्लिश केस ऑन दिस, आर वर्सेस डेनियल एम नॉफ्टन. R versus Daniel M. Nofton 1843 हाउस ऑफ लॉर्ड्स, HOL ऐसे लिखा जाता है ये एब्रीवेशन में. अगर HOL लिखा हुआ है इंग्लिश केस में, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है. R वर्सेस डेनियल M. नॉफ्टन का केस है 1843. इसमें है इज इनसेन डिल्यूजन अ गुड डिफेंस. इनसेन डिल्यूजन जो होते हैं, जो डिल्यूजन्स होते हैं, राइट, क्या वो गुड डिफेंस है? ऑब्वियसली इन इनसेन डिल्यूजन्स, अगर एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट अ पर्सन हैड द इनसेन डिल्यूजन, ठीक है, उसको वो इनसेन हो गया है, वो क्या होता है, देखो कई बार होता है द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इनसेन डिल्यूजन्स, मतलब कि अभी ठीक है लेकिन एकदम से उसको दौरे पड़ते हैं या फिर उसको कुछ इस तरीके से होता है कि वो बिल्कुल पागल हो जाता है. दिस इज कॉल्ड इनसेन डिल्यूजन, राइट. वो अभी तो ठीक है लेकिन एकदम से वो पागल हो जाता है, इनसेन हो जाता है, राइट. उसको ही इज हैविंग दिस मेडिकल प्रॉब्लम, अ पर्सन इज हैविंग दिस मेडिकल प्रॉब्लम. तो इनसेन डिल्यूजन मतलब रह के कुछ इस तरीके के पीरियड्स आना जिसमें कि ए पर्सन इज इनसेन, राइट. अभी ठीक है, थोड़ी देर में वो बिल्कुल पागल हो गया है, फिर ठीक है, वो जब वो उसको वो गुजर जाती है वो चीज़, तो वो फिर ठीक हो जाता है. these are called insane delusion. So at the time of insane delusion, if a person has committed an offense, then he will be given the defense under section 84, because it talks about if a person is incapable of knowing the nature of the act or whatever he is doing is either wrong or contrary to law at the time of doing the act. अगर वो at the time of doing the act अगर insane delusion उसको हुआ है, वो पागल उस टाइम है, insane है, तो इसका मतलब है he will be given the defense of section 84. This will be a good defense for insanity. Insane delusion is a situation where due to the medical unsoundness, the accused is totally incapable of knowing the nature of the act. In such cases, the accused will get the complete defense, right? The question is, will a situation of irresistible impulse मतलब irresistible means which you cannot resist. Impulse means anger, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आ जाता है. क्या ये मैटर सेक्शन इस तरीके के केसेस सेक्शन 84 आईपीसी में फॉल करेंगे? आप कहते हो कि जी मेरे को उसने इतना गुस्सा दिला दिया, उसने मेरे को कुछ ऐसी चीज़ बोल दी कि मैं इतना गुस्से में था कि मैं कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता मैंने उसके साथ क्या किया, लेकिन मैं पागल हो गया था एक तरीके से और मुझे नहीं पता था, इसलिए मुझे 84 का डिफेंस मिलना चाहिए और मुझे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए बिकॉज मैंने जानबूझ के नहीं किया. आई वॉज गोइंग थ्रू एन इररेजिस्टिबल इम्पल्स, राइट. बट आपको 84 का डिफेंस नहीं मिलेगा बिकॉज वो 84 बात करता है मेडिकल अनसाउंडनेस की एंड लीगल अनसाउंडनेस की, दोनों की. Irresistible impulse is not a situation of unsoundness of mind and it will therefore not give a complete defense under section 84 IPC. However, it can be a defense to some extent wherein the liability of the accused may get reduced in some cases. For instance, in the cases of grave and sudden provocation, exception number 1 of section 300, sudden fight, exception number 4, exception number 4 of section 300, voluntary causing hurt on provocation, section 334, voluntary causing grievous hurt on provocation, section 335, राइट. तो आपको आपकी लाइबिलिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो सकती है कि हाँ ठीक है उतने वो क्या ये सारी चीज़ें क्या प्रोवोकेशन वाली है, सडन फाइट है, प्रोवोकेशन है. अगर इस तरीके की कोई चीज़ है जो कि आपको किसी ने
इतना भड़का दिया, प्रोवोक कर दिया, राइट, उसमें आपको इतना गुस्सा आ गया, आप आग बबूला हो जाते हो, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, देन यू कमिट एन ऑफेंस, तो फिर आपको आपकी लाइबिलिटी कैन बी रिड्यूस, थोड़ी सी कम पनिशमेंट मिलेगी और आपको इस तरीके से कंप्लीट, आपको 84 का कंप्लीट डिफेंस नहीं मिलेगा. दिस इज फॉर श्योर बिकॉज दैट टॉक्स अबाउट मेडिकल अनसाउंडनेस एंड लीगल अनसाउंडनेस. Section 85 Act of a person incapable of judgment. Incapable of judgment by reason of intoxication. Section 84 बात करता है by reason of unsoundness of mind. Unsoundness of mind की वजह से आप incapable हैं, incapable of knowing, incapable of judgment, एक ही बात है. Caused against his will. अगर intoxication against his will या without his knowledge है तो फिर 85 में दिस पर्सन विल गेट अ डिफेंस, राइट. ठीक है, आपने इंटॉक्सिकेट किया है अपने आप को वॉलंटरीली. अगर वॉलंटरीली किया है देन 85 में आपको डिफेंस नहीं मिलेगा. अगर इनवॉलंटरीली है, ठीक है, आपकी विल के अगेंस्ट है, ज़बरदस्ती किसी ने इंटॉक्सिकेट किया या फिर आपकी नॉलेज के बिना है, आपको नहीं पता था, तो फिर आपको सेक्शन 85 का डिफेंस मिलेगा और आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी. नथिंग इज एन ऑफेंस, सेम लैंग्वेज है यहाँ पे. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. Same language है जो कि सेक्शन 84 की है. यहाँ पे बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन है, 84 में बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है. आपने एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट आपने जो किया है वो आपने इंटॉक्सिकेशन में किया है, आपने नशे की हालत में किया है, एंड you were incapable of knowing the nature of the act or what you are doing is either wrong or contrary to law. You were incapable of knowing that. अगर आपने ये intoxication, the thing which intoxicated you, the thing जिस चीज़ से आपको नशा हुआ है, अगर वो आपकी विल के अगेंस्ट ज़बरदस्ती आपको किसी ने एडमिनिस्टर करी है या फिर आपकी नॉलेज के बिना आपको किसी ने एडमिनिस्टर करी है, आपने खुद से भी अगर करी है, आपको पता ही नहीं था, देन you will be given the defense under section 85. लेकिन अगर आपने खुद से voluntarily अगर intoxicate किया है अपने आप को and then you've committed the offense, then section 86 ऐसे कहता है कि presumption ली जाएगी, माना जाएगा कि आपको उस offense की knowledge थी. अगर ये offense ऐसा है जिसके लिए knowledge की requirement है या intention की requirement है, then you will be liable. Strict liability offenses के लिए तो obviously you will be liable and you will not be given defense of section 85. Basdev versus State of Pepsu, 1956 Supreme Court. In a marriage procession, a retired officer was highly intoxicated. He asked a boy to get up from a chair. The officer shot the boy only because he refused to leave the chair he was sitting on. ठीक है, एक रिटायर्ड ऑफिसर मैरिज में, शादी के फंक्शन में गया हुआ है, बहुत ज़्यादा नशे में है, बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है वहाँ पे, और एक लड़के को बोलता है कि इस चेयर से तो उठ जा. वो अगर जब उसने मना किया तो उसको गोली मार देता है, उसकी हत्या कर देता है. द कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज अ वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन. ये वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन था. ना 85 में मैटर आएगा, ना 85 में नहीं आएगा, और 86 में कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि इसको नॉलेज थी कि जो भी कर रहा है ये प्रिजम्पशन है, चाहे उसको थी या नहीं थी, इंटेंशन वगैरह में नहीं जाएंगे. द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द नॉलेज दैट द पर्सन द अक्यूज्ड हैड द नॉलेज. दिस इज अ रूल ऑफ प्रिजम्पशन, दिस इज अ प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज. अंडर सेक्शन 86 और 85 का डिफेंस नहीं मिलेगा. एंड द रिटायर्ड ऑफिसर न्यू द नेचर ऑफ द एक्ट एंड ही ऑल्सो न्यू दैट इट वॉज कॉन्ट्रारी टू लॉ. Further, the court held that the officer was also aware to take the plea of intoxication. Therefore, the defense of unsoundness of mind due to high intoxication cannot be attributed to the accused. He is liable for the offense he has committed. Right? उसने plea of intoxication ली कोर्ट में, उसको कि ये कॉन्ट्रारी टू लॉ था, इसको पता था, उसको नॉलेज थी. ये सारा का सारा 86 की प्रिजम्पशन है कि उसको नॉलेज थी. उसने जब प्ली ऑफ इंटॉक्सिकेशन लिया तो उससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि उसको नॉलेज थी. नहीं भी अगर वो लेता तो भी सेक्शन 86 में प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज मिलती है, और 85 का डिफेंस उसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये इनवॉलेंट्री नहीं था, अगेंस्ट हिज विल नहीं था, इंटॉक्सिकेशन विदाउट हिज नॉलेज नहीं था, उसने वॉलेंट्री कंज्यूम किया था. सेक्शन 86 ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट
ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, कोई नशे में है, किसी ने नशे में इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में कोई ऑफेंस कमिट किया, और ये ऑफेंस कौन सा है जिसके लिए या तो इंटेंशन या नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, मतलब फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी का ऑफेंस है, इसमें मेंस रिया भी चाहिए, राइट। सिर्फ एक्टस रियस ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ऑफेंस नहीं है, राइट। सिर्फ एक्टस रियस की वजह से आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, यू विल हैव टू प्रूव द इंटेंशन और द नॉलेज ऑफ द अक्यूज। और ये जो अक्यूज्ड है, इसने जो ऑफेंस कमिट किया है ये इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में किया है, नशे की हालत में किया है। इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और एन इंटेंट, यहाँ पे अगर नॉलेज या इंटेंशन नहीं है, मतलब मेंसरिया नहीं है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। मतलब फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी ऑफेंसेस की बात हो रही है, जहां पे एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसी मेंसिट रिया का प्रिंसिपल लगेगा, दैट द एक्टस रियस एज वेल एज मेंस रिया इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑफेंस। अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल टू बी डेल्ट विद एज इफ, प्रिजम्पशन है ना, एज इफ he had, ऐसे जैसे कि he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, ऐसा मान लिया जाएगा कि उसको नॉलेज थी जैसे कि उसने अपने आप को नशा ही नहीं किया था, he was not in the state of intoxication, वो बिल्कुल सही था उस टाइम जिसने उसने ऑफेंस कमिट किया है। unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will, लेकिन अगर उसने ऐसा प्रूव कर दिया कि ये जो इंटॉक्सिकेशन है, जो नशा है, जिसके बाय रीजन ऑफ विच ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, ये उसकी विल के अगेंस्ट है, उसकी नॉलेज के बिना उसने उसको एडमिनिस्टर किया गया है, तो फिर वो लायबल नहीं होगा। अदरवाइज यहाँ पे प्रिजम्पशन है एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज, ऐसा मान लिया जाएगा कि उसको नॉलेज थी। ना इट रेजेस अ प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्शन 86 प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज है, प्रिजम्पशन ऑफ इंटेंशन नहीं है, राइट। शंकर जयस्वरा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2007 सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन 86, ये जजमेंट आप रेफर कर सकते हो, 2007 की जजमेंट है, शंकर जयस्वरा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2007 सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 86 raises a rule of presumption wherein if the offense was committed by the accused in the state of intoxication and if it was a voluntary intoxication, then if the offense requires intention or knowledge as mens rea, in such a situation even if the state of mind of the accused was such that the intention or the knowledge cannot be distinctly proved, still the court shall presume that the accused had the knowledge। ठीक है, इंटेंशन प्रूफ करी जाए या नहीं करी जाए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसमें नहीं जाएगा कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा अगर उसने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया है, कोर्ट शैल रेज द प्रिजम्पशन दैट ही हैड द नॉलेज। क्या लिखा हुआ? एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज, ऐसा मान लेगा कि उसको नॉलेज थी। ये ऑफेंस जिसके लिए इंटेंशन या नॉलेज चाहिए इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, और अगर आपने जानबूझ के इंटॉक्सिकेट किया है, अपने आप को नशा किया है और फिर उसके बाद आपने वो ऑफेंस कमिट किया है जिसके लिए नॉलेज या इंटेंशन चाहिए थी, तो कोर्ट ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इंटेंशनली किया या नॉलेज, अगर वॉलंटरी किया है, नशा जानबूझ के नशा किया है, तो फिर कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि आपको नॉलेज थी कि आप जो कर रहे हो आपको इसका पता था, राइट। एंड ही कैन बी मेड लायबल on the basis of that knowledge. So it was held that the court cannot presume intention. ये इंटेंशन नहीं कोर्ट यहाँ पे प्रिज्यूम करेगा, राइट, सिर्फ नॉलेज प्रिज्यूम करेगा, बिकॉज सेक्शन 86 में नॉलेज ही लिखा हुआ और उसका इंटरप्रिटेशन भी यही है कि नॉलेज प्रिज्यूम करेगा कोर्ट, इंटेंशन उसकी थी उस ऑफेंस को कमिट करने की, उसमें नहीं जाएगा कोर्ट, नॉलेज के बेसिस पे उसको पनिशमेंट दे देगा। इट हैज़ टू बी डिस्टिंक्टली प्रूव्ड बट नॉलेज कैन बी प्रिज्यूम्ड। इंटेंशन तो आपको प्रूव करनी पड़ेगी लेकिन नॉलेज प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये प्रूव करना है कि इसने जो इंटॉक्सिकेशन किया है, जो नशा किया है, वो वॉलंटरी किया है, जानबूझ के किया है, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं करवाया है या फिर उसने गलती से नहीं कर लिया, उसको नॉलेज नहीं थी, ऐसा नहीं है, जानबूझ के किया, वॉलंटरी किया है, इनवॉलंटरी नहीं है, देन द कोर्ट शैल रेज अ प्रिजम्पशन of knowledge under section 86 and he will be liable for that particular offense which he has committed in the state of intoxication and he will not be given the defense of section 85,
राइट, तो उसको 85 का डिफरेंस नहीं मिलेगा। Here we have come to the end of this class, और आई बिलीव आपको सब समझ में आ गया अच्छे से। बहुत ज़्यादा सेक्शंस में अभी जनरल एक्सेप्शंस के नहीं मैंने इसलिए लिए यहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे, और कि यहाँ पे ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात कर रहा है, यहाँ पे माइनर की बात कर रहा है, यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात है। तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको ये सेक्शंस, क्योंकि सेक्शंस को मगअप नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, और आप कनेक्ट कर पाओगे 84 में ये है, 85 में ये है, और 86 में इस तरीके से प्रिजम्पशन है। एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल ऑल दीज सेक्शंस, ऑल दीज प्रोविजंस, ऑल दीज केसेस। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आप रिकॉल कर पाओगे, याद कर पाओगे, राइट। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ अभी जनरल एक्सेप्शंस के केसेस में। मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, थेफ्ट, बड़े बड़े ऑफेंसेस आएंगे तो थोड़ी सी लंबी क्लासेस होंगी, बिकॉज बहुत अच्छे से उनको भी समझाने की ज़रूरत है, राइट। सो आई बिलीव you've understood all these provisions and this concept of general exceptions। 105 IPC 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ आपको पढ़ना है, एंड सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को भी आपने उसके साथ पढ़ना है, राइट। जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 4 सेक्शन 75 टू सेक्शन 106। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।